नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शार्प IQ एकेडमी पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग जानेंगे भारतीय न्याय व्यवस्था के बारे में, उसका स्थापना कब हुआ और उसमें जज की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब कुछ यहाँ जानेंगे इस क्लास में। एक नज़र आप लोग देख लीजिए ताकि आपको अंदाज़ा लग जाए कि आप क्या पढ़ने वाले हैं आज। बस 10 सेकंड में आपको हम क्लास पहले दिखा दें कि यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। हर चीज़ कैसे कैसे सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर महाभियोग चल सकता है, कैसे जिला जज हटता है या उसकी नियुक्ति कैसे होती है, उच्च न्यायालय के बारे में जानेंगे, हाई कोर्ट, इसकी स्थापना कब हुई, कितने जज हैं इस समय और सारी चीज़ें। चलिए क्लास शुरू करते हैं, फिर देखते हैं। भारतीय न्यायपालिका की बुनियादी विशेषताएं। एकीकृत न्यायपालिका है। देख लीजिए, भारत में न्याय व्यवस्था एक ही श्रृंखला में है। शीर्ष पर सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सभी निचले अदालतें मानने को बाध्यकारी होती हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश होता है वो सारी अदालतें मानती हैं। नीचे रहता है जिला न्यायालय, उसके बाद स्टेट, उसके बाद है सुप्रीम कोर्ट। देखिए, स्वतंत्र न्यायपालिका, हम लोगों की जो न्यायपालिका है स्वतंत्र है और ये परम स्वतंत्र है, जान लीजिए। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के नियंत्रण से पूरी तरह मुक्त है। जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका और विधायिका से, उस पर कार्यपालिका का कोई दबाव या कोई प्रेशर नहीं है। शक्ति पृथक्करण के बारे में जान लीजिए क्या होता है। संविधान के अनुच्छेद 50 के तहत राज्य की लोक सेवाएँ न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करती हैं। आर्टिकल 50 शक्तियों का बंटवारा है, आप लोग जानते होंगे। ये कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक्करण के लिए ये बनाया, और ये क्वेश्चन बार बार पड़ता है कि ये आर्टिकल किस में है, तो आर्टिकल 50 में है। कानून का शासन है। भारत में कानून सर्वोच्च है, कोई भी व्यक्ति या संस्था कानून से ऊपर नहीं है। ये हो गया फैक्ट जो हम लोगों को एक आम नागरिक होने के नाते जानना चाहिए। अब चलिए क्लास शुरू करते हैं अच्छे से। देख लीजिए, न्यायपालिका का पदानुक्रम, तो यहाँ से आप लोग एक अंदाज़ा लग सकता है। देख लीजिए क्या है इसका। सबसे निचले स्तर पे है अपना अधीनस्थ न्यायालय या जिला या सत्र न्यायालय, जो हर जिला में होता है एक जिला या सत्र न्यायालय। उसके बाद एक ही होता है हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है, जैसे उत्तर प्रदेश का है इलाहाबाद में। उसके बाद होता है सर्वोच्च न्यायालय, ये भी एक, और ये दिल्ली में है, दिल्ली में इसकी स्थापना हुई है। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये, इसका जो भी फैसला होगा, जो भी ये फैसला सुनाएगा, उसी को बेस मानकर ये काम करेगा और फिर उसी को बेस मानकर जिला न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है। देख लीजिए, यह पिरामिड प्रणाली सरकार अधिनियम 1935, जो भारत सरकार अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1935, संविधान में ज़्यादातर धाराएँ और सब चीज़ें संविधान वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। हमने बता दिया है निचली अदालतें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की फैसला के हिसाब से काम करती हैं। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे आ गया। अब अपना सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जान लीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा यही है। और ये कहाँ पे है, ये है दिल्ली में। तो चलिए, इसकी स्थापना जब हुई थी 1773 में, रेगुलेटिंग एक्ट 1774 में हुई थी। कलकत्ता में पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1973 के तहत ये 1774 में बनके तैयार हुआ था। और इसके जो पहले न्यायाधीश थे सर एंजेला एम्पे, सब लोग इनका नाम पढ़े होंगे तो याद रखिएगा। जो सुप्रीम कोर्ट के प्रथम जो जज थे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, वो सर एंजेला एम्पे थे। और वर्तमान में जो टोटल जज हैं वो, ये काट दीजिए, अब 38 हो गए। अभी जल्द ही संशोधन हुआ है, अगस्त का ही है, तो 38 हो गए हैं। 4 जजों की संख्या बढ़ गई है वर्तमान में। और जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो तो एक ही रहेंगे, तो ये फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। अब वर्तमान में 38 हो गए हैं। संवैधानिक प्रावधान क्या है। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से और 147 के बीच हमारा सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का जिक्र है। देखिए, अनुच्छेद 130 के अनुसार जो दिल्ली में इसकी स्थापना हुई है वो आर्टिकल 130 के तहत, ये भी लिखा है अनुच्छेद 130 में कि जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है वो दिल्ली में है। तो चलिए आगे देखते हैं। आप लोग यहाँ से चीज़ें समझ गए होंगे। हम लोगों ने क्या देखा, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, उसके तहत 1774 में हमारा सुप्रीम कोर्ट बनके तैयार हुआ। भाग 5 के अनुच्छेद 124 से 147 के बीच इसका उल्लेख मिलता है। और वर्तमान में ये करंट का क्वेश्चन बन सकता है, और वैसे भी वर्तमान में 38 हो गए, आप लोग याद कर लीजिए।
पहले 34 थे। इनकी नियुक्ति के बारे में देख लीजिए। इनकी नियुक्ति जो होती है आर्टिकल 134 आर्टिकल 124 2 के तहत राष्ट्रपति करता है। जितने भी भारत में मतलब मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और ये कोलिजियम सिस्टम के द्वारा होता है। कोलिजियम सिस्टम मतलब अब इसके बारे में आप लोगों को डीपली थोड़ा बता दूं, क्योंकि हमेशा आजकल आप लोग रील देखते होंगे और सोशल मीडिया पे इस सिस्टम को लेकर आलोचनाएं हो रही हैं। तो अगर उसके बारे में आप लोग डीपली जानना चाहें, थोड़ा सा इंटरेस्ट बने, 5 मिनट का टाइम दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है। इसमें क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट ही अपने एक कमरे में या कहीं भी मान लीजिए, उसमें ये लोग अपना खुद जितने जज रहते हैं वो फैसला लेते हैं कि किसको जज बनाया जाए, किसकी नियुक्ति की जाए, किसको सुप्रीम कोर्ट का मेन मुख्य न्यायाधीश बनाया जाए। इन सब के बारे में ये लोग फैसला लेके नाम चूज करते हैं और वो सरकार के पास भेजते हैं, राष्ट्रपति के पास भेजते हैं, और राष्ट्रपति के पास इसको मानने के अलावा कोई दूसरा चारा है ही नहीं, मतलब उसे मानना ही पड़ेगा। तो इसलिए ये सिस्टम अक्सर रहता है कि जज की नियुक्ति जज ही करते हैं, इसे ही होता है कोलिजियम सिस्टम। और इसमें जो होते हैं मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठतम जज लोग मिलकर ये फैसला लेते हैं। तो कोलिजियम सिस्टम के बारे में आप लोग अच्छे से जान गए होंगे। कार्यकाल देख लीजिए, जो मुख्य न्यायाधीश हैं और वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, इनकी जो 65 वर्ष इनकी आयु रखी गई है, और न्यूनतम आयु की कोई सीमा नहीं है, मतलब 65 वर्ष मैक्सिमम है, न्यूनतम कुछ नहीं बताया गया है। शपथ जो है आर्टिकल 124 के तहत राष्ट्रपति दिलाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति होती है, क्योंकि जो भी सुप्रीम कोर्ट के तहत जाता है नाम, नियुक्त तो राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करता है कि कौन जज बनेगा। और इनकी योग्यताएं क्या क्या होती हैं, वो भारत का नागरिक हो, कम से कम 5 साल तक किसी हाई कोर्ट में जज रह चुका हो, मतलब उससे पहले वो कहीं हाई कोर्ट में जज रहा हो किसी भी स्टेट में, कम से कम 10 साल तक हाई कोर्ट में वकील रहा हो, या तो जज रहा हो या तो 10 साल तक वकील रहा हो, राष्ट्रपति की नज़र में एक सम्मानित और न्यायविद हो, मतलब कानून के बारे में अच्छा खासा जानकारी रखता हो, इतनी इनकी योग्यता होती है। सबसे वरिष्ठ जज ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनता है, लेकिन इसमें एक अपवाद है। 1773 में जस्टिस A.N. राय को 3 वरिष्ठ जजों के ऊपर CJI बना दिया गया था। तो इन्हीं लोगों को फैसला लेना रहता है, तो अपना बना दिए होंगे, कुछ समझ में आया होगा, तो ये अपवाद के रूप में है। जस्टिस A.N. राय का नाम याद रखिएगा, 1973 में ऐसा हुआ था। कोलिजियम सिस्टम आप लोग जान गए, कोलिजियम सिस्टम, और इनकी जो योग्यता है वो देख लीजिए, सारी चीज़ें PDF स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। शपथ 124 में न्यूनतम आयु मैक्सिमम आयु 65 वर्ष है, 65 वर्ष के बाद ये रिटायर हो जाते हैं, और नियुक्ति जो होती है वो कोलिजियम सिस्टम के द्वारा। चलिए आगे देखिए। अब नियुक्ति होगी तो इनको हटाने की भी प्रक्रिया जान लीजिए, काफ़ी सख्त प्रक्रिया है, ऐसे नहीं कोई जज हट सकता है। उसे हटाने के लिए पहली बात तो आप लोगों को, अगर कोई जज फैसला दे भी दे रहा है तो ये नहीं कि उसका निर्णय गलत है तो आप उसे तुरंत हटा देंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसे हटाने की प्रक्रिया देख लीजिए। इम्पीचमेंट जो प्रोसेस है वो आर्टिकल 124(4) में दिया गया है। ये देखिए, इसका आधार साबित कदाचार यानी मिसबिहेवियर हो या असमर्थता, ऐसा लग जाए कि अब ये असमर्थ हैं, उसके बाद क्या प्रक्रिया है देख लीजिए। पहले प्रस्ताव जाएगा, लोकसभा के 100 सदस्य या राज्यसभा के 50 सदस्य हस्ताक्षर करेंगे, फिर ये जो हस्ताक्षर करने के बाद सभापति को दिया जाएगा, मतलब जो न्यायाधीश अधिनियम है उसके तहत होता है, मतलब या तो लोकसभा के सदस्य को दिया जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष को, या तो राज्यसभा में होगा तो उसके 50 सदस्य, पहले उसका सिग्नेचर होगा तब इसकी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। लोकसभा में 100 लोग सिग्नेचर करेंगे और तब प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, और इसमें 50 लोग। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, और ये जो है 1968 न्यायाधीश जात अधिनियम 1968 में आया था, याद रखिएगा। उसके बाद 3 सदस्य की समिति बनती है, फिर तुरंत नहीं हट जाते हैं, फिर इनकी समिति बनती है, लोकसभा स्पीकर समिति बनाते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज रहेंगे, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे, और रहेंगे प्रख्यात न्यायविद, यानी कि जो कानून के बारे में अच्छे से जानते हों। हाँ जी, तो बताओ ठीक है। उसके बाद थर्ड प्रोसेस देख लीजिए, मतदान। संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत 2/3 जितने उपस्थित सदस्य रहेंगे उनके 2/3 मतदान करने वाले उसके 2/3 सदस्य होने चाहिए। जब यहाँ से ये पारित हो जाता है स्पेशल बहुमत से, उसके बाद ये राष्ट्रपति के पास जाता है, फिर राष्ट्रपति को ये पता चलता है, तब जाके इनकी प्रक्रिया हटती है। साधारण बहुमत जो होता है 1/4 होता है, उससे नहीं, ये 2/3, तो काफ़ी लंबा प्रक्रिया है, जैसे राष्ट्रपति को हटाने का वैसे है ये प्रक्रिया।
और एक चीज़ इतना सरल भी प्रक्रिया नहीं, इसलिए आज तक भारत की किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को महाभियोग द्वारा नहीं हटाया गया है। देख लीजिए, तो आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। कई बार न्यायपालिका और कार्यपालिका आमने सामने हुई हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ, मूल, अपीलीय और क्षेत्राधिकार। जो सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारे ऐसे स्पेशल पावर हैं, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा सारे आर्टिकल के बारे में। देख लीजिए, मूल क्षेत्राधिकार, ऐसे विवाद जिनकी सुनवाई सीधे और केवल सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, केंद्र सरकार बनाम राज्य सरकार का विवाद हो, या दो से अधिक राज्यों के बीच का विवाद हो। दो राज्य जैसे तमिलनाडु, महाराष्ट्र आजकल जल के लिए उलझे रहते हैं, ये सब रहता है, जैसे नदी, जल, इन सब के विवाद, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट सीधे सुनवाई कर सकता है। अपीलीय क्षेत्राधिकार जो है, अगर कोई जाता है तो निचली अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील सुनाना, संवैधानिक मामले आर्टिकल 132, दीवानी सिविल आर्टिकल 133, फौजीदारी या आपराधिक कोई मामला है वो आर्टिकल 134 के तहत इन सब का सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है। विशेष अनुमति से अपील यानी SLP स्पेशल का जो होता है उसमें आर्टिकल 136, सैन्य अदालतों को छोड़कर इनका जो होता है वो मार्शल लॉ कानून के तहत होता है। सुप्रीम कोर्ट किसी भी अदालतों फैसलों के खिलाफ अपील की अनुमति दे सकता है, यहाँ तक कि उसे बता सकता है कि ये सही है कि ये गलत है। इसके बाद बहुत सारे पावर होते हैं, तो आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। उनकी शक्तियाँ, परामर्श और अभिलेख न्यायालय, इसके पास बहुत सारी ऐसे विशेष शक्तियाँ होती हैं। एक आर्टिकल के बारे में आप लोगों को बताऊं, आर्टिकल 142 जो है उसमें इसके पास बहुत ऐसी शक्ति होती है कि कोई मामला आ गया जिसको लेके अभी तक कानून नहीं बना है, तो उसमें वो जो फैसला सुना देगा सुप्रीम कोर्ट, उसी को कानून मान लिया जाएगा। जैसे एक मामला हुआ था चंडीगढ़ मेयर वाला, उसमें बीजेपी प्रत्याशी को जिता दिया गया था बेईमान कुछ चीटिंग करके, तो एक वीडियो छोटा सा क्लिप वायरल हुआ था, बल्कि उनको सारा कुल दे दिया गया था सारी चीज़ें। तो यहाँ पे फिर वो वीडियो वायरल हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा CCTV में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीधा फैसला दिया कि जो हारा हुआ प्रत्याशी है उसे जीता घोषित कर दिया सुप्रीम कोर्ट से ही, वहीं से, और फिर वो वहाँ के मेयर बन गए। तो ये इसके पास सीधा ये पावर होता है। और जैसे कि राम मंदिर को लेके कोई ऐसा नहीं था, उसने फैसला सुना दिया, तो वो उसको लेके कोई स्पेशल कानून नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों में डायरेक्ट फैसला अपना परामर्श दे सकता है। देखिए, इसकी पावर की बात हो गई, आगे लिखा है, सब बता रहा हूँ मैं आपको। परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार होता है, ये जो परामर्श देते हैं राष्ट्रपति को आर्टिकल 143 के तहत। देख लीजिए, यदि राष्ट्रपति को लगता है कि सार्वजनिक महत्व का कोई कानूनी मुद्दा है तो वह सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। अभी जल्दी ही राष्ट्रपति जी ने 11 सवाल पूछे थे सुप्रीम कोर्ट से, जल्द ही उन्होंने पूछा था ऐसे, द्रौपदी मुर्मू जी ने। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि सुप्रीम कोर्ट से ये पूछ लें कुछ राष्ट्रपति और उसे वो बताने के लिए बाध्य हो जाए। सुप्रीम कोर्ट परम स्वतंत्र है, मैंने आपको पहले ही बताया था। सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है और राष्ट्रपति भी उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। मतलब इनसे पूछ सकते हैं, इनको लगता है बताना चाहिए तो बताएंगे। देखिए, अभिलेख न्यायालय मतलब लिखित वाला, ये सुप्रीम कोर्ट के सभी फैसले रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रखे जाते हैं या निचली अदालतों में मिसाल के रूप में काम करते हैं। मतलब फिर उन्हीं को देख के, उसके फैसले को देख के जो निचली अदालतें होती हैं जैसे कि हाई कोर्ट और जिला न्यायालय फैसला सुनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना, अगर सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश देता है आपको और आप उसे नहीं मानते तो फिर वो उस लिए ये अवमानना के लिए भी आपको दंड दे सकता है। वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिस लिए आप कोर्ट गए हैं उसका तो सज़ा मिलेगा, जो उसकी बातें नहीं मानेंगे, अगर उसने कहा कि इतनी तारीख को आओ और उसे लगता है कि जानबूझकर तुम नहीं आए हो तो उसके लिए वो दंड दे सकता है, जेल भेज सकता है, सज़ा सुना सकता है। तो दंड और शक्ति देने का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं। चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 32 ये हम लोगों के अधिकार में दिया गया है, भाग 3 में दिया गया है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आम जनता के लिए। अनुच्छेद 32 के बारे में सबको पता होना चाहिए। अगर आप एक आम नागरिक हैं तब भी आपको पता होना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय कहा था। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है अनुच्छेद 32 में है, उसे अधिकार कहा था। और ये बीच में क्यों आया है ये संविधान, ये अनुच्छेद, क्योंकि इसके थ्रू ही हम लोग सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं, इसलिए आर्टिकल आप लोग याद रखिएगा। जब आप
इसके तहत जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और किसी भी मामले में आप सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाना चाहें तो नहीं जा सकते हैं। आपको पहले जिला न्यायालय, उसके बाद वहाँ से जो निर्णय आएगा उसको लेके आप हाई कोर्ट जाएंगे, फिर जाके तीसरे पायदान पे आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। लेकिन आपके कहीं मौलिक अधिकार का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद जब आप वहाँ पहुँचेंगे और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हाँ चीज़ें सही हैं, तो वो 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है आपके मामला के हिसाब से। आपका जो केस है उसके हिसाब से देख लीजिए। वो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब पूछता है एग्जाम में। इसका होता है शरीर प्रस्तुत करो, जो भी इंसान है उसको प्रस्तुत करो यहाँ पे, यानी सुप्रीम कोर्ट में। अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ होता है ये बंदी प्रत्यक्षीकरण। परमादेश, आदेश देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले में लिखा रहता है, ये सिर्फ आदेश देता है। हम आदेश देते हैं सरकारी अधिकारी को उसका कर्तव्य निभाने के लिए होता है परमादेश। अगर कोई सरकारी अधिकारी है अपना काम नहीं कर रहा है, अपनी चीज़ें अच्छे से नहीं कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे आदेश दे सकता है। प्रतिषेध यानी रोकना, निचली अदालतों को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने पर रोकना। कुछ ऐसे फैसले जो उसके अधिकार क्षेत्र में हैं ही नहीं, फिर भी जाकर कानून से बाहर का फैसला सुना दिया है निचली अदालत, तो उसे बताता है कि अपने लिमिट में रहो। उत्प्रेषण देख लीजिए, मंगवा लेना, निचली अदालतों के आदेश को रद्द करने के लिए निर्णय। उसके पास पावर होता है सुप्रीम कोर्ट की, अगर कोई निचली अदालत ऐसा फैसला दी है जो सही नहीं है तो उसे रद्द कर सकता है। अधिकार परीक्षा, किस अधिकार से अवैध रूप से सरकारी पद पर कोई व्यक्ति बैठा है तो उससे पूछ सकता है कि किस अधिकार से यहाँ बैठे हो, और उसे दंडित भी कर सकता है अगर वो चीज़ सही पाई गई तो ये 5 प्रकार के रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, याद रखिएगा आप लोग। आगे देखिए, उच्च न्यायालय। अब उच्च न्यायालय के बारे में जान लीजिए। गठन और मुख्य तत्व। वर्तमान में 25 जो हैं हाई कोर्ट हैं। इस समय भारत में कुल 25 हाई कोर्ट हैं, वो जो सबसे नवीनतम है वो अमरावती आंध्र प्रदेश में स्थित है। अनुच्छेद 214 से और 231 के बीच में इसका जिक्र हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, जो जिला हर स्टेट में होता है। और जजों की नियुक्ति आर्टिकल 217 के तहत होता है राष्ट्रपति द्वारा। मतलब जो CJI संबंधित राज्य के राज्यपाल, मतलब जो हाई कोर्ट के जज होते हैं वो सलाह देते हैं, उन्हीं की सलाह पर ही यहाँ के भी जजों की नियुक्ति होती है। यानी ये भी कोलिजियम सिस्टम के द्वारा ही होता है कि यहाँ के जो हाई कोर्ट के जज होते हैं वो अपना नाम देते हैं राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, और राज्यपाल फिर उनकी नियुक्ति करता है, लेकिन वो राष्ट्रपति से सलाह लेता है राज्यपाल। चलिए आगे देखिए। 1862 का सबसे पुराना हाई कोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट में स्थापना इसका हुआ था 1862 में कलकत्ता में। इनकी जो उम्र होती है, कार्यकाल 62 वर्ष होता है, और योग्यताएं जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज का होता है वैसे ही। भारत का नागरिक हो, 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रहा हो या 10 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट में वकील रहा हो। और इसका जो है भाग 6 में जिक्र है, संविधान के भाग 6 में हाई कोर्ट का वर्णन मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। अधिकार की तुलना में देख लीजिए, रिट क्षेत्राधिकार की जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की क्या क्या पावर है, कैसे वो फैसले सुना सकते हैं, देख लीजिए। अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, अधिकार की तुलना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो रिट है, आप लोग जब जाते हैं, अगर कहीं मौलिक अधिकार का हनन हुआ है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो आर्टिकल 32 के तहत जा सकते हैं, तो सिर्फ वो आपके इसी फैसले पे सुनवाई करेगा। आपका जो मौलिक अधिकार का हनन हुआ है तो उसका फैसला भी इसी के हिसाब से रहेगा। लेकिन हाई कोर्ट में ऐसा नहीं है। अगर आप हाई कोर्ट गए तो आर्टिकल 226 के तहत तो मौलिक अधिकार का हनन हुआ तब भी जा सकते हैं, और अन्य कोई कानूनी मामला है तब भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे हाई कोर्ट का व्यापक फैसला हो सकता है, वो कई सारी उस पर सुनवाई कर सकता है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है वो यहाँ नैरो है, छोटा है सुनवाई के मामले में, जो आपका मामला है उस हिसाब से। क्षेत्रीय सीमा, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो पूरे भारत में लागू होगा, और हाई कोर्ट का जो फैसला होगा सिर्फ उसी राज्य में। जैसे यूपी का कोई मामला है तो इलाहाबाद कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो वहीं तक सीमित रहेगा। इनकार करने की शक्ति, यह स्वयं एक मौलिक अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट इसे मना नहीं कर सकता। अगर आप आर्टिकल 32 के तहत गए हैं सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट उसको सुनना ही पड़ेगा, मतलब वो बाध्य है कि उस पर वो सुनवाई करे।
लेकिन यहीं अगर आप हाई कोर्ट गए हैं तो यह विवेकाधीन शक्ति है, हाई कोर्ट मना कर सकता है। अगर हाई कोर्ट को लगता है कि नहीं इस मतलब वो आप याचिका दिए और वो खारिज कर दे, वो खारिज करके ये बोल सकता है कि तुम फिर जिला न्यायालय में जाओ, वहाँ ये फैसला होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर ये ऐसा बोल दे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, तो आप फिर जिला न्यायालय नहीं, आप सीधे हाई कोर्ट जाएँ, ये मना नहीं कर सकता। वो सुप्रीम कोर्ट जाएँ, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाएँ। तो यहाँ पे क्या फैक्ट निकल के आता है कि जब आपका मौलिक अधिकार का हनन हो, तो यहाँ पे आपकी जो मैक्सिमम हेल्प कर सकता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ज़्यादा हेल्प कर सकता है, और अगर वो ना करे तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएँ, तो वो आपकी सुनेगा बात। कुछ मामलों में हाई कोर्ट और कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट। देख लीजिए आगे। अधीनस्थ न्यायालय जो होता है, जिला जज, उनके बारे में देख लीजिए। एक ही जज के दो नाम सही है। वही जज ज़मीनी विवाद देखते हैं और वही जज कभी कभार सत्र न्यायालय फौजदारी और आपराधिक मामले देखते हैं। जब जज दीवानी सिविल मामलों जैसे पैसे, संपत्ति, ज़मीन की सुनवाई करता है तो जिला जज। और सत्र जज जब जज फौजदारी आपराधिक मामलों जैसे चोरी, हत्या, अपराध की सज़ा सुनाता है तो सत्र न्यायालय में। इनकी नियुक्ति जो होती है जिला जज की, देख लीजिए कैसे। इनका जो नियुक्ति होता है आर्टिकल 233 के तहत होता है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति पदस्थापना, यानी कि इन्हें कहीं एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करना हो, या पदोन्नति यानी कि इनके प्रमोशन करना हो, राज्यपाल द्वारा हाई कोर्ट के परामर्श से की जाती है। यहाँ भी जो हाई कोर्ट कहेगा राज्यपाल मानने के लिए बाध्य है। नियंत्रण, इनके जिला जजों पे जो नियंत्रण रहता है कंट्रोल आर्टिकल 235 के तहत। सभी अधीनस्थ न्यायालयों, अदालतों और प्रशासनिक नियंत्रण हाई कोर्ट में होता है। जहाँ भी जितने भी न्यायालय हैं उनका सारा कंट्रोल वहाँ के हाई कोर्ट पे रहता है। हाई कोर्ट जज जैसे यूपी का इलाहाबाद, जितने भी 75 ज़िले हैं उनमें जो न्यायालय बने हुए हैं सारा कंट्रोल हाई कोर्ट का है। चलिए आगे देखिए। चलिए देखते हैं न्यायिक समीक्षा और बुनियादी ढांचा। न्यायिक समीक्षा आर्टिकल 13 से 137 के बीच में जगह जगह ये प्रावधान दिया गया है। देख लीजिए क्या है। संसद या सरकार की किसी भी कानून की जांच करने की न्यायपालिका के पास शक्ति है। यदि कानून संविधान का उल्लंघन करता है तो उसे शून्य घोषित कर दिया जाएगा। कोई बिल आता है हमारे लोकसभा में, पास होता है, कानून बनता है, सारी चीज़ें हो गई, लेकिन अगर वो सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि ये चीज़ संविधान का उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि केशवानंद भारती केस 1973 वाला जो था उसमें वो लिखा है कि उसको लगना नहीं चाहिए कि ये संविधान के मौलिक ढांचा को प्रभावित कर रहा है। अगर ऐसा लगता है तो उसे शून्य कर देगा। तो ऐसा कई बार होता है कि कानून मतलब सुप्रीम कोर्ट लाती है, लोकसभा कानून लाती है और सुप्रीम कोर्ट उसे जीरो मान लेता है। अभी जो कोर्ट की जजों की नियुक्ति के बारे में हुआ था, जजों की नियुक्ति को लेके उसमें भी ये चीज़ें सामने आई, तो कोर्ट ने सरकार का बात नहीं माना। उसमें कहा कोर्ट स्वतंत्र है, वो खुद अपने हिसाब से कोलेजियम जो पद्धति है उसी हिसाब से ही जजों की नियुक्ति होगी। तो मान लीजिए आप इतना समझिए कि अगर कानून कोई ऐसा बनता है जो कोर्ट की स्वतंत्रता और आम आदमी की स्वतंत्रता, पर्यावरण, इन सबसे है और उसे लगता है कि नुकसान है, तो उसे जीरो मान लिया जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। यह शक्ति यूएसए के संविधान से प्रेरित है। यूएसए से लिया गया, और यूएसए से और क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार। देख ले बुनियादी ढांचा का सिद्धांत। केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन इसके मूल ढांचे को नष्ट नहीं करेगी। वही ना, जो उसका बेसिक है मूल ढांचा संविधान का, उसको टच नहीं करेगी। मौलिक अधिकार हुआ, जीने का अधिकार, ये सब चीज़ों को बिल्कुल नहीं टच किया जाएगा। न्यायिक सक्रियता देख लीजिए। जब न्यायपालिका जनहित और अधिकारों की रक्षा के लिए कार्यपालिका और विधायिका कार्यों में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करती है, तो ऐसे में कहा जाता है सुमोटो संज्ञान लेना, स्वयं संज्ञान लेना। सुप्रीम कोर्ट स्वयं भी संज्ञान ले सकता है। ऐसे नहीं कि आप जब कोर्ट जाएंगे ज्ञापन देंगे, ऐसा नहीं है। अगर कोर्ट को लगता है कि कुछ बहुत बुरा हो रहा है तो वो खुद ही एक्शन ले लेता है। कई मामलों में भी ऐसा हुआ है। वैसे अभी एक मामला आया था अरावली पहाड़ को लेके, उसे तोड़ने का। इसमें लोग गए थे, याचिका दिए थे, लेकिन बहुत ऐसे मामले हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट स्वयं संज्ञान लेती है और वो उसे खुद ही उस पर निर्णय दे सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, ये स्वतंत्र है और ऐसा होना भी चाहिए। तो चलिए अब हम लोग बाकी का जो है क्लास वो कल करेंगे।
बाकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। चैनल बस सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं लिंक दे दूँगा, आप टेलीग्राम पे जाके फ्री में पीडीएफ ले सकते हैं। अभी इसमें बहुत सारी जानकारी है, तो बाकी हम लोग कल देखते हैं। बाय एंड टेक केयर। भाई एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। मैं तो कोई चार्ज भी तो नहीं ले रहा पीडीएफ का, इतना अच्छे क्वालिटी का एनसीईआरटी से मैं खुद प्रिंट करके, एनसीईआरटी से है ये सारी चीज़ें, आपको नॉर्मल बुक में नहीं मिलेंगी। अगर आपको बिलीव ना हो तो आप खुद बुक उठा के देख लो मार्केट में, ये एनसीईआरटी बेस पे है, कम्प्लीटली एनसीईआरटी में है ऐसी चीज़ें, इसलिए मैं लेकर आया हूँ। बहुत कम चीज़ों में आप बहुत बहुत छोटे वीडियो में बहुत ज़्यादा सीख ले रहे हैं, वरना 10-10 घंटे का मैराथन चलता है, तब भी वो इस तरह एक्सप्लेन करके चीज़ें नहीं बताते हैं। सिर्फ आर्टिकल रट लेने से चीज़ें नहीं हो जाएंगी, समझना पड़ेगा, तब आप वहाँ जाके चीज़ें अच्छे से कर पाएंगे। एग्ज़ाम हॉल में कनेक्ट रहेंगे तो खुद ही चीज़ें आ जाएंगी आंसर। चलिए बाय एंड टेक केयर। बाकी ख्याल रखिएगा अपना।